सामान्य विज्ञान का टॉपिक शुरू हुआ था, जिसका ये तीसरा भाग है। तो प्लीज़ अगर आपने 2 भाग नहीं देखा है तो उन भागों को ज़रूर देखिए, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देरी न करते हुए आइए शुरू करते हैं आगे प्रक्रिया हम लोग। जैसे ससंजक बल, ससंजक बल किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे और इसके कुछ उदाहरण सहित हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और जो जो महत्वपूर्ण है उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया गया है, ताकि आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। तो आइए देखते हैं ससंजक बल को कोसेसिव फोर्स बोलते हैं इसे। देखिए एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। यानी कि एक ही प्रकार के जो अणुओं के मध्य जो लगने वाला बल, उसको क्या हम बोलेंगे, ससंजक बल बोलेंगे। जैसे ठोस में ससंजक बल का मान अधिक, गैस में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है कि जैसे ठोस में ससंजक बल का मान कितना होता है, गैस में कितना होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। देखिए अगला है असंजक बल, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के होगा, अंगों नहीं, यहाँ पर अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है। यानी कि एक वस्तु दूसरे वस्तु आसंजक बल के कारण ही चिपकती है। ठीक है, आगे देखते हैं पृष्ठ तनाव, जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। देखिए द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उस पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। यानी कि जो द्रव होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम स्पेस लेगा, जिसके जो उसका कारण क्या होता है, वो है पृष्ठ तनाव होता है। इसको हम इंग्लिश में सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो ये ध्यान रहे। और इसका देखिए पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, ये याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखिए आगे दिया हुआ है कि द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति स्क्वायर मीटर होता है। यानी पृष्ठ तनाव का मात्रक 1 जूल प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी इसका मात्रक होता है। ये कब है, इस परिभाषा के लिए देखिए, परिभाषा में देखिए लिखा है ना कि द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य है। तो द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये ध्यान देना। आगे देखते हैं। देखिए द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होता है और क्रांति ताप का मान 0 हो जाता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने का उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे, क्योंकि उसमें पूछेगा कि अगर पानी में साबुन को घोलने पर जो बुलबुले बनते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है, तो ये पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाता है। आगे देखते हैं। देखिए पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैराई जा सकती है। यानी कि जो पतली सुई है, अगर पृष्ठ तनाव कम स्पीड है तो इससे उसको तैर सकती है। ठीक है, लेकिन जो बड़ा होता है, जैसे इसी प्रकार जैसे पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। ये प्रक्रिया कब की जाती है, इसमें मच्छरों को मारने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है, जिसमें मच्छर के लार्वा ऊपर पानी में तैरते रहते हैं। इसका पानी जिस मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसमें पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे वो लार्वा उसमें डूब के मर जाते हैं। आगे आपका है कि घुलनशील नमक मिलाने पर भी जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। यानी कि घुलनशील अगर आप नमक मिला रहे हैं तो उसका पृष्ठ तनाव भी बढ़ जाता है। अब देखिए केशिकत्व यानी कैपिलरिटी बोलते हैं इसको, कैपिलरिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। कैपिलरिटी है इसका इंग्लिश नाम, केशिकत्व बोलते हैं। देखिए एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, केश नली कहलाती है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। केश नली से क्वेश्चन आएगा। केश नली किसे कहते हैं? तो केश नली एक ऐसी खोखली नली है जिसकी त्रिज्या बहुत कम और एक समान हो, वो केश नली कहलाती है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं, यानी उसकी ये गुण है, प्रॉपर्टी है। जैसे द्रव के केश नली के ऊपर चढ़ना अथवा नीचे गिरने के कारण द्रव का पृष्ठ तनाव है। द्रव का पृष्ठ तनाव मतलब इसका कारण क्या है? वो पृष्ठ तनाव ही है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं। देखिए, फ्लोटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। जो फ्लोटिंग पेपर आपने देखा होगा आप लोगों ने कि फ्लोटिंग पेपर है जो स्याही को शीघ्र सोख लेता है, क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र की नाली की तरह कार्य करता है। जो उसमें छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं तो वो एक नाली की तरह काम करता है। देखिए, लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। यानी कि जो लालटेन और बत्ती होती हैं उसमें केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है। और देखिए, पेड़ पौधों में शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यकता लवक तत्व की क्रिया के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। ये भी क्रिया किसका है? केशिकत्व के कारण ही होता है। आगे देखते हैं। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण है तरंग। तरंग को देखेंगे। देखिए, तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं यांत्रिक तरंग, दूसरे को अयांत्रिक, या इसको चुंबकीय तरंग भी बोलते हैं अयांत्रिक को, और इसको यांत्रिक यानी मैकेनिकल वेव। आगे हर एक तरंग के बारे में जानेंगे हम लोग। देखिए, पहला है यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव। वे तरंगें जो किसी पदार्थ के माध्यम यानी ठोस, द्रव या गैस में संचरित होती हैं यांत्रिक तरंगें कहलाती है। यांत्रिक तरंगों को दो भागों में बांटा गया। अब यांत्रिक तरंगों को भी किसमें बांटा गया? दो भागों में। एक को बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरे को अनुप्रस्थ तरंग। अब इनको बारे में जान लें कि ये कैसे होती हैं। पहला है अनुदैर्ध्य तरंग, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जब तरंग गति की दिशा के माध्यम के कणों को कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती हैं तो ऐसी तरंगे को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा में ही रहे, यानी जो जैसे कोई भी तरंग है जिसमें जिस दिशा में गति कर रही उसी के अनुदिश यानी समांतर में भी वो क्या हो, उसके कण जो कंपन करे तो वो क्या कहलाएगी? अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, आगे ये भी एक क्वेश्चन। यह तरंगे स्पीडन यानी सघन और विरल के माध्यम के रूप में संचरण करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सघन और विरल के माध्यम में संचरण करती है। ये क्वेश्चन आता है कि वे तरंगे जो सघन और विरल के माध्यम संचरण करती कौन सी तरंगे होती है? तो याद रखना है आपको अनुदैर्ध्य तरंग। जैसे आगे है एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे ध्वनि, जो ध्वनि तरंग है अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत आती है। पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट वेव, भूकंप से पी तरंगे जिसको प्राथमिक तरंगे बोलते हैं, भूकंप की प्राथमिक तरंगे, ये सब किस में है? आपके अनुदैर्ध्य तरंग में। देखिए, यहाँ पर तरंगों के बारे में दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। देखिए, अनुदैर्ध्य तरंगे ये सघन, जिसको कंप्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, विरल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये इसी दिशा में है। देखिए, ये जो कंपन की जो दिशा है इसी में, ये जो नीचे की तरफ दिखाया गया है देख रहे हैं, इसी दिशा में है। इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। ये दूसरा है अनुप्रस्थ तरंगे है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगे है, देखिए इसमें जो श्रृंग और गर्त, ये देख रहे हैं, श्रृंग और गर्त के रूप में क्रस्ट और ताठ बोलते हैं इसको। ये इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों को कंपन करने की दिशा के लंबवत हो, दिशा की क्या हो? लंबवत जो संचरण करती हैं उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, यह तरंगे श्रृंग और गर्त के माध्यम से संचरण करती है। ये महत्वपूर्ण है। वो क्या था? सघन और विरल के माध्यम में संचरण करती है, और ये क्या है? श्रृंग और गर्त के रूप में संचरण करती है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, पानी की सतह पर जो पानी की, जैसे अगर तालाब में मारते हैं तो पानी की जो सतह पर चलती है वो क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे। गिटार के तार में
वो भी है अनुप्रस्थ तरंगे। भूकंप से पी यानी जिसको द्वितीय बोलते हैं, द्वितीय तरंगे, वो अब विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ये क्या है सब अनुप्रस्थ तरंगे के उदाहरण है। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आ गया आपका दूसरा है अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुम्बकीय तरंग, जिसे बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ऐसी तरंगे जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात तरंगे निर्वात में भी संचरण हो सकती हैं, उन्हें विद्युत चुम्बकीय या अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखना है कि विद्युत चुम्बकीय या अयांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक ही चाल से चलती हैं जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। अर्थात जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, वही विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल होती है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे फोटॉन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? फोटॉन की बनी होती हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य भी पूछता है किसका, जैसे तरंगदैर्घ्य कितना से कितना तक होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगदैर्घ्य है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक, ये इसकी रेंज है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगे के गुण, इसके गुण क्या होते हैं, इसके प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये एक उदासीन है। यह अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं तथा प्रकाश के वेग से गमन करती है, क्योंकि इसके हम लोग पढ़े कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और ऊपर भी हम लोग पढ़े कि जो अनुप्रस्थ तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखना है। और हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे किस प्रकार तरंगे हैं, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे के अंतर्गत आती है। अगला है, इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होता है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यानी जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, तो इसकी अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो मैक्सवेल के द्वारा। आगे है, कैथोड किरणें किरणें कैनाल किरणें किरणें होगा कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। तो ये आप लोग को याद रखना है कि ये सब क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती है। जैसे गामा किरणें की भेदन क्षमता अधिक होती है, ये भी क्वेश्चन पूछता रहता है कि किस किरण की भेदन क्षमता अधिक होती है, तो गामा किरण की। आगे है, अवरक्त विकिरण ऊष्मीय विकिरण है, जिस वस्तु पर पड़ती उसका तापमान बढ़ा देती है। अवरक्त किरणें क्या है कि ये एक ऊष्मीय विकिरण है पहला। दूसरा कि ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसके तापमान को क्या करती है, बढ़ा देती है। अवरक्त किरणें की ये दो प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाएगा। आगे इसी वे में देखते हैं कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, उनके खोजकर्ता और उनका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जो गामा किरणें हैं, जो इसकी खोजकर्ता कौन है? पॉल बिलार्ड बोलते हैं। ये नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम आर्टिफिशियल बोलते हैं, कृत्रिम रेडियोधर्मी में उपयोग करते हैं इसका। एक किरण नहीं है ये, अल्फा किरणें इसको बोलते हैं। ये अल्फा किरणें है, इसका खोजकर्ता रोजन है, जो चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं। फिर पराबैंगनी किरणें हैं, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट वेव। इसका खोजकर्ता रिटर है। इसका कहाँ कहाँ प्रयोग हम लोग करते हैं, तो बैक्टीरिया को नष्ट करने में, सेकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में इसका प्रयोग करते हैं। अवरक्त किरणें की खोज क्या हर्शेल ने की है, कोहरे में फोटोग्राफी के रूप में, रोगियों की सेकाई के रूप में, दो तरीके हैं। अवरक्त किरणें के ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा है, ये क्या करती है, ऊष्मीय ऊर्जा, ये एक ऊष्मीय विकिरण ऊर्जा है, और ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसके तापमान को क्या करती है, बढ़ा देती है। आगे देखते हैं, लघु रेडियो तरंगे हेनरी हर्ट्ज द्वारा इनकी खोज की गई। रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे में मार्कोनी के द्वारा खोज करता है इसके, रेडियो और टेलीफोन में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं ध्वनि तरंग के बारे में। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगों को आवृत्ति परिसर के अनुसार 3 प्रकार की होती है, यानी कि जो इसका फ्रिक्वेंसी रेंज होता है उसके अनुसार कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, देखते हैं 3 प्रकार
कौन कौन से हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखते हैं अवश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य, ये 3 प्रकार हैं इसके। अवश्रव्य तरंग में क्या होती हैं, इनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स, जो 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति वाली ध्वनिक तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं। यानी जिसकी रेंज 20 हर्ट्ज से क्या होगी, नीचे होगी, उसको क्या बोलेंगे, अवश्रव्य तरंगे या इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखना है। आगे इन तरंगों को हमारा कान सुन नहीं सकता, यानी जो 20 हर्ट्ज से कम जो तरंगे होती हैं उसको हमारा कान सुनने में सक्षम नहीं है, लेकिन कुत्ता और बिल्ली इसे सुन सकते हैं। जो डॉग और कैट होती हैं इनको सुन लेती हैं, इनको बोलते हैं अवश्रव्य तरंगे। आगे देखते हैं, आगे है श्रव्य तरंगे, इसको बोलते हैं ऑडिबल वेव्स। तो देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं, यानी जिसका जो रेंज होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होगा, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, ऑडिबल वेव्स या श्रव्य तरंग। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किन तरंगों को हमारा कान सुनता है, श्रव्य तरंगे, और उसकी रेंज क्या होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। आगे है पराश्रव्य तरंगे, जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली आवृत्ति तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, यानी अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। तो देखिए इन तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इसे सुन सकते हैं और उत्पन्न भी करते हैं, जो चमगादड़ हो गई। तो इसके जो उपयोग हैं अल्ट्रासोनिक वेव के, यानी कि पराश्रव्य तरंगे के, इसका हम लोग जान लेते हैं क्या क्या प्रयोग करते हैं। देखिए समुद्र की गहराई का पता लगाने में, गठिया रोग उपचार और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में ये 2 महत्वपूर्ण है। दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में और संकेत भेजने में, जैसे समुद्र में संकेत भेजा जाता है उसके माध्यम में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। अब देखिए ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड जिसको बोलते हैं, किन किन माध्यमों में जैसे ध्वनि की चाल अधिक होती है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्य की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है, देखिए ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस। ये देखिए इसका, ये पहले ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। ये ध्वनि चाल का बढ़ते हुए क्रम है, अरे घटते हुए क्रम। देखिए इसकी पूछ चाल भी पूछ देता है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, और वही जल में ध्वनि की चाल कितना होता है, 1483 मीटर प्रति सेकंड, और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। जब ध्वनि एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंग बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि जब की चाल जाती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं बदलती, क्या बदल जाती, तो चाल और तरंग नहीं बदलती और आवृत्ति बदल जाती। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, जब बदलती नहीं तो निर्भर ही नहीं करेगी। अब देखिए विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है इनको हम देखते हैं। जैसे वायु में ध्वनि की चाल कितना होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड, जल में 1483 मीटर प्रति सेकेंड, लोहे में 5130 मीटर प्रति सेकेंड, एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकेंड, हाइड्रोजन में 1269 मीटर प्रति सेकेंड, और कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर प्रति सेकेंड। ये ध्वनि के जो महत्वपूर्ण है उनको इसमें लिया गया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे है, नोट में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी जो दाब पर प्रेशर पड़ता है तो ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी परिवर्तन नहीं रहता है, अपरिवर्तित होगा यहाँ। देखिए ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क के वायु के घनत्व से कम होता है, अर्थात शुष्क की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ठीक है, कि जो नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी, अधिक होगी, जिसमें शुष्क अवस्था में कम रहती है। कि इसको है कि जैसे
अगर कोई भी वायु है, वायु में अगर नमी है तो उसमें चाल अधिक अब देखने को मिलेगी ध्वनि की, और वही शुष्क है तो उसमें कम देखने को मिलेगी। देखिए ध्वनि के लक्षण हम देखते हैं, ध्वनि के लक्षण। देखिए ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं, प्रबलता, तारत्व और गुणता। ये ध्वनि के लक्षण हैं। उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या-क्या होते हैं, इनसे क्या-क्या चीज़ें उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। देखिए प्रबलता है, प्रबलता के बारे में जानते हैं, लाउडनेस बोलते हैं इंग्लिश में। प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक फोन है। जैसे इसमें आप कितना तेज बोल रहे हैं, कितना धीमे बोल रहे हैं, मंद बोल रहे हैं, ये चीज जो प्रॉपर्टी को दर्शाएगा उसको प्रबलता बोलेंगे। यानी आपने कितना तेज बोला, कितना धीरे बोला, ये उसके अभिलक्षण है जिसको बोलते हैं लाउडनेस। इसका मात्रक क्या होता है, फोन होता है। ठीक है, आगे है तारत्व, जिसको पिच बोलते हैं। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। तारत्व तो आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी कि अगर आप जो चीजें बोल रहे हैं वो कितना मोटा या पतली आवाज है, इस ये चीज क्या दर्शाता है, ये गुण किसको दर्शाता है, तारत्व को, जिसको पिच बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर आपकी पतली आवाज है तो या पतली है या मोटी है, तो पतली या मोटी किसको दर्शाएगा, पिच को। अगर तेज और धीमा किसको दर्शाएगा, प्रबलता। तो ये चीज कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज को याद रखना है आपको। आगे देखते हैं। अभी हमने बोला कि जो तारत्व है यानी पिच बोलते हैं इंग्लिश में, ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो देखिए ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होगा और ध्वनि पतली होगी। अर्थात जब आवृत्ति अधिक होगी तो तारत्व अधिक होगा, जब तारत्व अधिक होगा तो ध्वनि क्या होगी, पतली होगी। यानी कि आप आवृत्ति अधिक होने पर क्या होता है, ध्वनि पतली होती है। आवृत्ति अधिक होने पर ध्वनि पतली और तारत्व भी अधिक होता है। और ध्वनि की आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम और ध्वनि मोटी होती है। इस चीज को ध्यान रखना। आवृत्ति कम होने पर तारत्व भी कम होगा और ध्वनि मोटी होगी। आवृत्ति कम यानी कि ध्वनि मोटी होगी, इस चीज को ध्यान रखना आपको। आगे है तीसरा गुणता बोलते हैं, क्वालिटी। ध्वनि का बोला है जिसके कारण हमें समान प्रबलता और समान तारत्व ध्वनि में अंतर प्रतीत होता है, गुणता का है। यानी कि जो प्रबलता है और तारत्व ध्वनियों में हम जो अंतर प्रतीत करते हैं, यानी उसमें हम लोग जो समानता की बात करते हैं, ठीक है, वही क्या है, इसका गुणता है। यानी कि उसमें बेस्ट क्वालिटी क्या है, क्वालिटी के बारे में बात करता है। आगे देखते हैं। देखिए प्रतिध्वनि, देखो इको बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जब ध्वनि तरंगे दूर किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती है तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी कि जब आप ध्वनि किसी टावर या पहाड़ से टकराकर वापस परिवर्तित होती है तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। अब प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता यानी व्यक्ति को एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि अगर आपको प्रतिध्वनि सुनने के लिए आपकी दूरी कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम न्यूनतम दूरी 17 मीटर यानी 16.6 मीटर होनी चाहिए। यानी कि जिस पर ध्वनि टकरा रही उससे यानी परावर्तक सतह से और श्रोता यानी व्यक्ति के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा अधिक रात में अधिक सुनाई पड़ती है। ये ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके प्रभाव को बार बार चीजें पूछी जाती हैं। तो देखिए जब किसी ध्वनि श्रोता एवं श्रोता के अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है, तो इससे डॉपलर प्रभाव करते हैं। ठीक है, इसी को समझिए। जब किसी ध्वनि श्रोता एवं श्रोता के अपेक्षित गति होती है, जैसे मान लीजिए आपने जितनी ध्वनि अपेक्षा की है उस ध्वनि को उस रेंज में न सुनाकर वास्तविक से अधिक अलग ही सुनाई पड़े,
यानी आपने अपेक्षा की थी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने शेयर की खूब अच्छी आवाज़ इस व्यक्ति की होगी, लेकिन आपने देखा कि अरे ये तो इसकी आवाज़ मोटी है, अच्छी नहीं, भद्दी है, अच्छा नहीं लग रहा है। यानी कि जो आपने अपेक्षा की था उससे अलग ही आपको सुनाई दिया। इस प्रभाव को क्या कहेंगे? डॉपलर प्रभाव। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।